हेलो एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वीडियो आपकी छोटी सी मदद करने के लिए सीएफ फाइनल एफआर की प्रीवियस आरटीपीस का डिस्कशन एक ही वीडियो में, पावर पैक डिस्कशन। टाइम स्टैम्प देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। नवंबर 23 की आरटीपी का डिटेल डिस्कशन वीडियो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रेफर करना है, सेपरेटली शेयर किया है। दिस इज बेसिकली अ पावर पैक रिवीजन वीडियो, 20 to 30 मिनट्स, 1 आरटीपी, 4 आरटीपीज इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। नवंबर 23 की आरटीपी एक बहुत अच्छी आरटीपी है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इंडेक्स 103 से रिलेटेड है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें दी गई है जिसमें आपको खास तौर पे ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले पूछा है ये एसेट एक्विजिशन है या बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंपनी जो खरीदी है हमने वो एक नॉन ऑपरेशनल पावर प्लांट है और लेबर फोर्स के साथ लिया है, इसलिए बिजनेस है। अगर कोई ऑलरेडी आउटपुट जनरेट कर रहा है तो बिजनेस एक्विजिशन इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ इनपुट्स एंड प्रोसेसेस टू मेक दोज इनपुट्स केपेबल ऑफ जनरेटिंग आउटपुट्स। कोई ऑलरेडी जनरेट कर रहा है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इनपुट के साथ प्रोसेसेस लिए काफ़ी है, और ऑलरेडी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहे हैं, जैसे नॉन ऑपरेशनल पावर प्लांट है, तो उस केस में वर्कफोर्स का टेक ओवर करना अनिवार्य है, तभी वो बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा। यहाँ पे वो हुआ है इसलिए ये माना जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में गुडविल बार्गेन परचेज पूछा है, तो उसके लिए क्वेश्चन ने नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, फेयर वैल्यू, पीसीएनसीआई, वो सब दी। छोटा सा इसमें क्या चाहिए है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन हमने करवाया था और शुरू में हमारे पास वो वैल्यूएशन पूरा नहीं मिला, तो हमने 46.90 आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की वैल्यू ले ली। कुछ समय बाद हमें उसकी फेयर वैल्यू पता पड़ी 54.90। तो 12 महीने के मेजरमेंट पीरियड में अगर आपको वैल्यू चेंज होकर मिल जाती है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली गुडविल को चेंज करते हो, वैल्यू चेंज करते हो और उतने पीरियड का डिप्री चेंज करते हो। तो क्योंकि आपकी वैल्यू 8 बढ़ के बाद में मालूम पड़ी है, तो पहले आप जो भी गुडविल कैलकुलेट करोगे, जो 20 आता है इस क्वेश्चन में, वो बाद में 8 से कम हो जाएगा और 12 रीस्टेट करके शो कर दिया जाएगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट की एक लाइफ दी गई थी कि 40 ईयर्स इसकी लाइफ है, तो आपने डेप्रिसिएशन 40 ईयर्स की लाइफ 46.90 के हिसाब से चार्ज किया होगा। अब आपको 54.90 यानी 8 बढ़ गया, उसके हिसाब से उतना डेप्रिसिएशन जो इंटरिम पीरियड का उतना और चार्ज करना पड़ेगा। बाकी जर्नल एंट्रीज पूछी इन द बुक्स ऑफ मिनी लिमिटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, जो कि नॉर्मल आपके क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स होते हैं वैसे हैं। तो अपन सिर्फ जो स्पेशल पॉइंट्स है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के, उनके ऊपर फोकस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्वायरर मिनी लिमिटेड है और एक्वायरी जिसको आप एक्वायर कर रहे हो वो मैक्स लिमिटेड है। नाम थोड़े से लिटरली उल्टे लगते हैं, इसलिए ध्यान रखना एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप नाम का काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, नाम को ध्यान से, ताकि आपको समझ में आए एक्वायरर एक्वायरी कौन है। इंडेक्स 21 का सिमिलर क्वेश्चन है ऑलरेडी, पर अच्छा क्वेश्चन है, जो ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। किसी की अगर फंक्शनल करेंसी डॉलर है और उसका प्रेजेंटेशन करेंसी आईएनआर है और उसको डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करना है, तो रूल सुन लीजिए, सिंपल है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस शीट दी है तो आपको क्या करना होगा, सारी एसेट और लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट, तो बचा इक्विटी। इक्विटी में आप बांट दीजिए शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। रिजर्व्स को बांट दीजिए आप ओपनिंग और करंट ईयर के रिजर्व यानी प्रॉफिट आपके एवरेज रेट से आएंगे, जो कि स्पॉट रेट यूज़ करके आपका पीआरएल बनेगा, और उससे जो प्रॉफिट आएंगे वो बेसिकली स्पॉट रेट ऑफ द ट्रांजैक्शन आएंगे। स्पॉट रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, तो अपन एवरेज रेट को स्पॉट रेट की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो नटशेल में आपके प्रॉफिट किससे आएंगे, एवरेज रेट से, करंट ईयर। बचा क्या अब, शेयर कैपिटल और ओपनिंग रिजर्व। इंडेक्स 21 आपको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने की परमिशन देता है कि आप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को क्या रेट से मेजर करना चाहते। इस क्वेश्चन में इन्होंने ओपनिंग रेट से मेजर किया है, उसको क्लोजिंग रेट दिया जाता तो अपन उससे मेजर करते। पर एक बात तय है दोस्तों कि एक बैलेंस शीट में अगर एसेट और लाइबिलिटी सब क्लोजिंग रेट पर आ रही है और सिर्फ कैपिटल क्लोजिंग रेट पे नहीं आ रहा, इक्विटी क्लोजिंग रेट पे नहीं आ रही है तो बेसिकली डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग रेट पे अगर आप इक्विटी को कन्वर्ट करते हैं और अभी आपने जिस वैल्यू पे कन्वर्ट किया उसका एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि एसेट साइड टोटल है समझो $100 कन्वर्ट हो गया, क्लोजिंग रेट 80, लाइबिलिटी है $40 कन्वर्ट हो गया 80, बचा $60 की इक्विटी 80 पे कन्वर्ट होता तो दोनों बैलेंस शीट की साइड बैलेंस हो जाती। पर इक्विटी सपोज अलग अलग रेट पे कन्वर्ट हुई है, तो वो और इक्विटी $60 इंटू 80 करोगे तो इन दोनों के वैल्यू में डिफरेंस आएगा, इसे FCTR में डाला जाता है, फ्रॉम OCI-R। इस लॉजिक से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, पूरी जानकारी दी है आपको, बढ़िया P&L दे रखा है,
प्लस आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दे रखा है, 2 साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इन्फोटेक ग्लोबल के ट्रांसलेट करना है फंक्शनल से प्रेजेंटेशन में। सजेस्टेड आंसर जो इन्होंने दिया है आरटीपी नवंबर 23 में, वहाँ P&L प्रेजेंट नहीं किया है, एग्जाम में है तो फिर हमें करना पड़ेगा। कैसे करना है आपको, तो रेट आपको दिए गए, ओपनिंग रेट 73 है 2023 का, और 23 का क्लोजिंग रेट 75 है। पर इन्फॉर्मेशन आपके पास 12 और 23 की है। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो ये 23 का है, पर आपको 12 का भी बनाना। करना क्या है देख लो, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को एवरेज रेट पे ले लेना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। उसके बाद बैलेंस शीट में आपकी की सारी एसेट्स 75 इस साल की क्लोजिंग रेट, 73 प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रेट, सारी लाइबिलिटी आपकी 75 इस साल की क्लोजिंग रेट, 73 प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग। इन्होंने शेयर कैपिटल को ओपनिंग रेट पे लिया है जो कि 70 है। बचा आपका रिटेन्ड अर्निंग, जिसको आप किस रेट पे लोगे तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे डिपेंड करेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। 1 अप्रैल 2001 पे 4 लाख था, तो ये आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ओपनिंग वैल्यू ले लीजिएगा इतनी सी। देन उसके बाद में आपको 4,92,000 का FCTR पिछले साल का क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप पिछले साल की बैलेंस शीट बनाओगे ना तो एक्चुअल में 492 का ही डिफरेंस आएगा। कौन सा, तो आपकी असेट साइड ज़्यादा आएगी, तो आप उसको लाइबिलिटी में डालोगे तो बैलेंस हो जाएगी। डिविडेंड जो एक्चुअल में पे किया है वो 73.5 है, तो आप उसे 73.5 से माइनस कर दीजिएगा करंट ईयर में। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन्होंने ट्रांसलेट करके दे दिए कि 12 के 572 थे, तो आप देखो आपको रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग पता है 4 प्लस 572 पिछले साल के प्रॉफिट, तो क्लोजिंग 972 आ जाएगा। पिछले साल कोई डिविडेंड नहीं है तो इस साल का ओपनिंग 972 इन रुपीज़ रहेगा। फिर उसमें से आप 14,500 के 10,72,985 पे दिए हुए, फिर ये 73.5 पे करके बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, ये PRL में चले जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा FCTR हो जाएगा। सिंपल रूल है एकदम, दिखने में मुश्किल पर करने में बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोई भी कंसेप्ट अगर आपको सुन के लगा क्या बोला मैंने, आप रिवाइंड करके दोबारा सुन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंड AS 27 और 110। प्रोविजन कहता है कि ए के पास सारी शेयर कैपिटल है बी की, और इसलिए उसका कंट्रोल। हमने एक बिल्डिंग एक्वायर की थी बी से 600 लाख पे, जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं हेड ऑफिस की तरफ, और बी ने ये बिल्डिंग थर्ड पार्टी से 525 लाख में खरीदी। तो इसीलिए हुआ ये है कि पेरेंट है, सब्सिडरी भी है, ठीक है। पिछले साल बी ने 525 लाख पे खरीदी थी, 21 ईयर्स की लाइफ दी हुई है। तो उस लॉजिक से अगर आप निकालेंगे तो इसकी 25 की डिप्रिसिएशन पर एनम। पिछले साल बी ने खरीदा था, सब्सिडी ने 25 डिप्रिशिएट किया, 500 पे आ रहा है। अब उसने पेरेंट को बेच दिया 600 पे। 620 साल की लाइफ मानते हुए 30 से डिप्रिशिएट करेगा पेरेंट, तो पेरेंट की बुक्स में आ रहा होगा 570 पे। इंडिविजुअल में जो किया है वो सब सही है, कंसोलिडेटेड में आपको ग्रुप के कॉस्ट पे लेना है, तो ग्रुप की कॉस्ट है 525, उसका डिप्री लास्ट ईयर का 25, करंट ईयर का 25, 475 पे आएगा। आ कितने पे रहा है 570, डिफरेंस कितना है 95। किसने प्रॉफिट कमाया है, बी ने, उसके प्रॉफिट से कम कर। तो ये लॉजिक से आपको बेसिकली अकाउंटिंग करना है और कुछ भी। तो ये पूरा एडजस्टमेंट है आपका, 95 से आप प्रॉफिट कम कर देंगे। किसके, सिंपल सा लॉजिक है इसमें, एक रूल यही ध्यान रखना है आपको, क्या प्रॉफिट किसके कम करना, सेलर के। कितने कम करना है, सिंपल रूल है। अभी जो भी ग्रुप कंपनी है उसकी बुक्स में कितने पे आ रहा है 570, और ग्रुप की कॉस्ट के आधार पे कैलकुलेट करता तो कितने पे आता है 475। डिफरेंस कितना है 95। किससे कम होएगा, सेलर के प्रॉफिट से, यानी बी के प्रॉफिट से इन CFS, और दिखेगा हेड ऑफिस बिल्डिंग है तो PP। चलिए कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ईश्वर लिमिटेड होल्ड्स इन्वेस्टमेंट इन विनायक, तो एंटिटीज की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। जब भी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया जाए और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी ना लिखा जाए तो मानना कि हो सकता है कोई अदर इन्वेस्टमेंट भी होगा, जैसा कि इसमें है। आपको पूरी जानकारी दी गई है और फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए। सबसे पहले कहा है 400 मिलियन शेयर्स हमने शेयर एक्सचेंज के थ्रू एक्वायर किए। जब भी ऐसा है तो चेक कर लेना रिवर्स एक्विजिशन तो नहीं हो रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर आपने जो शेयर दिए उससे आप अपना PC निकाल लीजिएगा अपनी शेयर की फेयर वैल्यू के आधार।
फर्म को ड्यू डिलिजेंस के लिए अपॉइंट किया, 15 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी। इसे पीआरएल में डालना मत भूलना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन डेज 103110 में पीआरएल में जाती है, गुडविल में ऐड नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड नहीं, इस पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फंडे नहीं लगे। अप्रैल 2001 इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विनायक के बैलेंसेस आपके ये दिखा रहे थे, तो इसका मतलब आप इसे यूज़ कर लेंगे बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट। तो विनायक आपकी कौन है? एक्वायरी है, जिसको आपने एक्वायर किया। बैलेंस शीट आपकी 2004 की दी हुई है, इंटरेस्टिंग है, और एक्विजिशन जो हुआ है वो 2001 में हुआ है, 3 साल पहले। तो 2001 के विनायक के ये बैलेंसेस आपको किस में मदद करेंगे? उसके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में। उसके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में अपने को देख के ऐसा लगता है कि उस दिन की शेयर कैपिटल और ये रिजर्व्स के बैलेंस लेके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालनी होगी, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर फेयर वैल्यू। अब चेंजेस में दिया है कि डायरेक्टर ऑफ ईश्वर कैरिड अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज टू मेजर आइडेंटिफाइबल एसेट लायबिलिटी ऑफ विनायक, फॉलोइंग मैटर्स इमर्ज। प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट 800 मिलियन था, 350 का लैंड और 450 की बिल्डिंग, जिसे फेयर वैल्यू 1000 लिए, लैंड हमने 50 ज़्यादा पे मेजर किया है और बिल्डिंग हमने 150 ज़्यादा पे मेजर की। लैंड शायद डिप्रिशिएट नहीं होगा, बिल्डिंग डिप्रिशिएट होगी, तो 30 साल का डिप्रिसिएशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से कब होगा? इसके विधायक के। क्यों? क्योंकि विधायक की बुक्स पे ये किस पे आ रहा है? कॉस्ट पे, ताकि फेयर वैल्यू। बिल्डिंग कॉम्पोनेंट की लाइफ 30 ईयर्स है, तो ये 150 30 ईयर्स में आप डिप्रिशिएट करोगे तो हर साल 5 रुपये का डिप्रिसिएशन ज़्यादा, तो विनायक के प्रॉफिट आपको पोस्ट एक्विजिशन जितने बुक्स में दिख रहे हैं उससे 15 कम करना, 3 साल का डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 600 मिलियन का था, जिसकी फेयर वैल्यू 700 थी, तो ये 100 रुपये आपको प्री एक्विजिशन रिजर्व में जोड़ना पड़ेगी। इसकी यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स थी और कुछ भी इनमें से बेचा नहीं, तो आपने 100 बढ़ा के किया है, तो इस पे 4 साल में, यानी हर साल 25, 3 साल हो गए, तो 75 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम कहीं ऊपर 75। फर्स्ट अप्रैल 2001 को नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, जिसकी फेयर वैल्यू 30 मिलियन थी। ये बाद में रिजॉल्व हो गई और कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, पर डेट ऑफ एक्विजिशन पे 30 मिलियन थी, तो आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 30 मिलियन से कम कर। बाद में पैसा नहीं दिया तो ध्यान रखना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को बढ़ाएगा, क्योंकि एक्चुअल में लाइबिलिटी सेटल निल पे हुई है, तो ये आपका गेन होगा। चेंजेस इन कंटिजेंट लाइबिलिटी पोस्ट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर एडजस्टेड फ्रॉम पीआरएल एंड दे विल नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम द गुडविल। इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कोई एरर नहीं है, न्यू इवेंट है। फर्स्ट अप्रैल नोट्स टू फाइनेंशियल डिस्क्लोज द कंटिजेंट लाइबिलिटी। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं किए गए, और आपको बोला है 20% डिफर्ड टैक्स। तो आप क्या करो, प्री में आपने जो भी इफेक्ट निकाले 200 प्लस 100, 300 माइनस 30, 270 से नेट एसेट्स बढ़े, तो आपका 54 से डीटीएल बढ़ेगा। तो 54 से डीटीएल बढ़ेगा, तो इन सब का नेट इफेक्ट अगर आप निकालोगे तो नेट इफेक्ट आएगा 216 से आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो उस दिन के आपके ये जो असेट्स दिख रहे, कैसे निकालोगे आप? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस 216, ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी द डेट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, पीसी अपन ने देखा था शेयर एक्सचेंज रेशियो से निकल गया, इससे गुडविल आ जाएगी। इस पूरे क्वेश्चन का सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्पेयरमेंट। बड़ा क्वेश्चन है काफी। इन्होंने 2-3 में कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ, तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी हमारी? 1 अप्रैल 2001। तो 1, 2, 2, 3 में कुछ नहीं। अब अपन 3, 4 में, तो इन्होंने बोला 3, 4 में डायरेक्टर ने फर्दर रिव्यू किया और रिकवरेबल अमाउंट नेट एसेट का 2000 मिलियन आया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये 2000 मिलियन को कंपेयर करना पड़ेगा। इससे तो विनायक को क्या एक ही सीजीयू माना है, तो आगे बोला है कि पूरे विनायक को आप एक ही सीजीयू मानो, गुडविल इम्पेयरमेंट। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल। कैसे करोगे गुडविल इम्पेयरमेंट चेक? पहले मुझे गुडविल इम्पेयरमेंट अगर सब्सिडी का चेक करना है, तो मुझे सब्सिडी का रिकवरेबल अमाउंट 2000 दिया है। सब्सिडी पूरा एक सीजीयू है, तो उसकी सारी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है, प्लस उसमें गुडविल भी ऐड होगी, और वो जो टोटल अमाउंट आएगा वो रिकवरेबल अमाउंट से अगर ज़्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस। और इसमें
देखना पड़ेगा कि गुडविल फुल है या पार्शियल। अगर एनसीआई को पीएसएनए मेथड से मेजर किया है तो गुडविल पार्शियल है, तो फिर गुडविल ध्यान रखना ग्रॉसअप कर दे, और ग्रॉसअप करने के बाद इम्पेयरमेंट लॉस निकलेगा। पहले गुडविल में एलोकेट होगा, गुडविल में एनसीआई पेरेंट का शेयर जाएगा, एनसीआई वाला इग्नोर हो जाएगा और पेरेंट वाला बुक हो जाएगा। उसके ओवर एंड अबव भी कोई लॉस आया तो फिर वो असेट से एलोकेट होगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं आया, और असेट से एलोकेट होगा तो उस पर एनसीआई का शेयर एनसीआई बियर करेगा, पेरेंट का शेयर पेरेंट बियर। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालने के लिए क्या मैं विनायक की ये जो बैलेंस शीट में 31 मार्च 2004 में बैलेंसेस दिए हैं एज इट इज ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, सब्जेक्ट टू दीज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होंगे? बस ये जो अपन ने कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा है यही है आपके एडजस्ट। आपकी लैंड और बिल्डिंग आज जो बुक्स पे दिख रही है उससे 185 ज़्यादा आएगी। कैसे? जो आपने रिवैल्यूएशन किया था डेट ऑफ एक्विजिशन पे, और उसका जो पिछले 3 साल का डिप्रिसिएशन का इफेक्ट हुआ उसका नेट अमाउंट। तो ये आप क्या करोगे? आप देखोगे तो या तो आप क्या कर लो, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आपकी जो यहाँ पर दिख रही है, किसकी? विनायक की, कितनी आ रही है? तो आपकी एसेट साइड का टोटल 2615, और इधर आपकी लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 590 और 425। तो 2615, 590 और 425 ये माइनस कर दो, प्लस इन सब का नेट इफेक्ट मैंने निकाला है 168, तो ये 168 प्लस कर दिया। इससे जो वैल्यू आएगी इसमें गुडविल ग्रॉस अप करके ऐड कर देना। ये जो वैल्यू आएगी इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना, और लॉस आए तो अलोकेट करके बुक करना। आई होप दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आगे सर, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसका कोई पार्ट एग्जाम में जरूर आ सकता है, या क्वेश्चन कुछ पार्ट छोड़ के आ सकता है। कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन करंट एसेट विद 20 years यूजफुल लाइफ ऑन 1 April 2000। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पीपी में अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज हुई थी, पर रिस्टोर करने का हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन था, तो रिस्टोरेशन में 125 रुपीज़ हमारी कॉस्ट लग रही। प्रोविजन 6.25 का बना दिया, ये बोल के कि हम 20 साल में डेफर करके बनाएंगे, गलत है। आपको 125 की प्रेजेंट वैल्यू का प्रोविजन बनाना है, और पीपी में ऐड करना है, प्रोविजन बढ़ाना है, पीपी को फिर डिप्रिशिएट करना है बढ़ा हुआ पीपी को, और प्रोविजन हर साल इंटरेस्ट अनवाइंड होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस पीआरएल में, और प्रोविजन बढ़ते। ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे आप, तब जाके आपका क्या कैलकुलेट होगा। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल कंसोलिडेटेड वैल्यू। हालांकि ये जो आखिरी में पॉइंट दिया गया है, दिस इज मोर विद रिस्पेक्ट टू ईश्वर लिमिटेड, दैट मीन्स एक्वायरर एंड नॉट विनायक। क्वेश्चन में एक्वायरर एक्वायरी के नाम एकदम रट लेना, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ बैलेंस शीट एकदम रख लेना, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग और एनसीआई पीएसएनए या फेयर वैल्यू, ये चीज़ें दिमाग में एकदम फिक्स करके रखना, ताकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही तुम क्या कर सको, साथ साथ में समझ सको किसका कहाँ कॉज एंड इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कहाँ जाए। और एक छोटी सी टिप मेरी ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते समय कभी जल्दी नहीं करते हैं, लिखते समय आंसर फटाफट लिखते हैं। चलिए, इंडेस 20 का क्वेश्चन है। न्यू फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ग्रांट 15,000 की, 1 लाख की इक्विपमेंट पे मिली है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फुलफिल हो ही जाएगी, दोनों तरह से आपको प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चन में कोई खास दाम नहीं है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, नेट प्रेजेंटेशन बहुत इजी है, आप कम करके डिप्रिशिएट करके दिखाओगे। ग्रॉस में जो जीजी है वो लाइबिलिटी दिखेगी, उसमें जो अगले साल आपकी जीजी इनकम बुक होने वाली है उसे करंट लाइबिलिटी दिखाना, और बचे हुए को नॉन करंट लाइबिलिटी। जब भी क्वेश्चन में जीजी का प्रेजेंटेशन आए जो पूछते हैं, ये चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ गलती मत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडेस 8 में इसमें तीनों चीज़ों को कवर किया गया है, चेंज इन एस्टिमेट्स, एरर्स और अकाउंटिंग पॉलिसी की। ये तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है, जो भी करेक्शन है वो एरर का आप करेक्शन कर देना। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग हाउ करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट विल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर मार्च 2023। अब इसमें हुआ गया है, तो आपको पूछा है मार्च 2023 का, पर इंफॉर्मेशन आप कई जगह देखेंगे तो आपको क्या दी गई है, इट इज़ ऑल्सो गिवन फॉर द प्रीवियस ईयर। तो इन्होंने बोला है कि 73,500 हमारी सेल्स है, 53,500 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 6,000 इनकम टैक्स एक्सपेंस है, और 34,000 रिटेन्ड अर्निंग्स है मार्च 2002 पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन 2001-2 की। फिर 2-3 में पता पड़ा कि 1-2 के इशू होने के बाद में कुछ प्रोडक्ट हमने गलती से इन्वेंट्री में शामिल कर दिए थे 6,500, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ सेल कब हो गई, तो इसमें आप 6,500 ऐड कर।
और अगले साल ओपनिंग स्टॉक कब होएगा तो अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स कब हो जाएगी। ध्यान रखना जब भी क्लोजिंग स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है तो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दो के प्रॉफिट एडजस्ट हो। फिर बोला है पॉलिसी चेंज करी है वेस्टवेटेड एसोसिएट की कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल, और 3,000 रुपये का था, ट्रेड नहीं हुआ था। फेयर वैल्यू इसकी हमने निकाली 2003 में 25 थी, पिछले के पिछले साल 20 थी, सॉरी लास्ट ईयर में 20 थी और उससे पहले 18 थी। तो जब भी चेंज इन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ता है आपको तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट विद प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है। तो अभी अपन 2003 पे खड़े, तो प्रीवियस ईयर 2002, प्रीवियस ईयर की ओपनिंग 1 अप्रैल 2001, तो 1 अप्रैल 2001 पे ये 18,000 का था और अपन ने खरीदा कितने पे 3,000 पे, तो 15,000 रुपये इसका 1 अप्रैल 2001 में रिजर्व्स में ऐड होगा। तो ये देखो बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर ओपनिंग की, उसमें आप रिजर्व्स रिटेन्ड अर्निंग 15,000 से बढ़ा के इसे 18 बढ़ा दें। फिर यह पिछले साल के प्रॉफिट में 2,000 और इस साल के प्रॉफिट में 5,000 रुपये का गेन आ जाए। ठीक है, चलिए देन इसके बाद में यूजफुल लाइफ रीअसेस किए तो उसका बस प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन चेंज होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। चेंज इन यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट इंडेक्स 12 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी 30% entities paying tax at 30% acquired a non-tax deductible office building of 1 लाख और इंडेक्स प्रोहिबिट करता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इस पे बनाने के लिए। बिल्डिंग 10 साल में डिप्रिशिएट हो रही है, रेसिडुअल वैल्यू सी। तो किसी चीज़ का अगर टैक्स इफेक्ट नहीं है तो उस पर डेफर्ड टैक्स नहीं बताते, तो यहाँ पे आप इस पर डेफर्ड टैक्स कुछ भी नहीं बनाओगे, यानी आप कैरिंग अमाउंट 1 लाख बोलोगे, टैक्स बेस नील है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस फिर भी नील होगा, क्योंकि इनिशियल रिकग्निशन पे कोई भी डिफरेंस आता है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट या बैलेंस शीट अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस पे आप उस पर डिटेल नहीं बना। हाँ, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होता तो बात अलग होती, वहाँ पे बनाना पड़ता। बाद में इन्होंने 90,000 को 45 से रिवैल्यू कर दिया, तो रिवैल्यूएशन जो 45,000 का हुआ है उसके ऊपर आपको डिटेल बनाना है, तो डिटेल बनेगा तो बस उतना सा क्वेश्चन। चलिए इंडेक्स 38 का नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें क्या चीज़ें कैपिटलाइज होगी क्या नहीं होगी, मैंने आपको नोट यहाँ पे दे रखे हैं। क्या कैपिटलाइज होगा, ये कैपिटलाइज हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, तो इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, बस इतना ध्यान रखना दोस्तों कि कब तक की होगी, रेडी टू यूज़ तक की, ना कि पुट टू यूज़ तक की। तो ये 12 महीने की है, रेडी टू यूज़ 9 महीने में हो गया तो 9 महीने की हो। अदर कॉस्ट में बोला गया 50 अब नॉर्मल है तो छोड़ दो। टेस्टिंग ऐड होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पैसे दिए अपन ने, एक्सटर्नल डेवलपर्स को, ये भी ऐड होगा। ये सारी कॉस्ट है, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, एडमिन, जनरल, ये सब ऐड। अब नॉर्मल कॉस्ट वगैरह कुछ होती है ऐड। 109 का क्वेश्चन है, 4 साल का लोन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का 5,000 रुपये पे नॉर्मल टर्म्स पे लिया है, 8% ब्याज है। सिमिलर लोन पे 8% होता है, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 100 है तो 8.612 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ गई। अपन पे करेंगे 8% से 400 रुपये, बट हमारा इनिशियल रिकग्निशन 4900 से होगा। 8.6212 से ये अपना ब्याज आएगा, इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, ये क्लोजिंग आएगा। 1-2 में डिफिकल्टी आई तो बैंक ने टर्म्स मॉडिफाई कर दी और ये चेंज कर दिया। आपसे पूछा है कि क्या ये एक्सटिंग्विशमेंट है या नहीं, तो आपको चेक करना है क्या ये मॉडिफिकेशन सब्सटैंशियल है तो इसे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लाइबिलिटी मानेंगे, सब्सटैंशियल नहीं है तो एक्सटिंग्विशमेंट नहीं मानेंगे। सब्सटैंशियल कब होता है, जब रिवाइज्ड कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से, और अगर वो 10% या उससे ज़्यादा चेंज हुई है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बस ये आती है कि भाई यहाँ पे क्या पहले साल का ब्याज पे हो गया है, तो इंस्टीट्यूट जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो उसमें मानता है कि जिस दिन भी मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन का ब्याज पे हो गया, उस दिन तक का, और इंस्टॉलमेंट वगैरह कोई थी तो ड्यू है, वो पे नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी एज्यूम किया है कि ब्याज पे हो गया, फिर आप कैलकुलेट कर। चलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह के आते कम है पर फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरू करते हो तो स्टार्ट करते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। इंडिया में एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होती नहीं है, एक्सेप्शनल हो सकती है, तो इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम से शुरू किया है, यानी कि इन्होंने नेट प्रॉफिट 7,20,000 से शुरू किया है, और आंसर में इन्होंने इस 1,20,000 को एक्सेप्शनल लिखने की बजाय एक्स्ट्रॉर्डनरी लिख दिया है, जो कि गलत है, पर आप एग्जाम में लिखना एक्सेप्शनल। नेट प्रॉफिट और टैक्स बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम, इनडायरेक्ट मेथड याद आ रहा होगा। बाकी जो रूटीन क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट। इंडेक्स 105 में हम
कैरिंग अमाउंट और नेट फेयर वैल्यू विच इज लेस पे मेजर करते हैं। नेट फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेयर वैल्यू लेस डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट। इंडेक्स कहता है कि आपकी सेलिंग कॉस्ट अगर आपको लग रहा है कि आज आप बेच रहे हो पर सेलिंग कॉस्ट आपको 2 साल बाद देना पड़ेगी, तो आप प्रेजेंट वैल्यू लोगे। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो समझो 2 साल बाद 100 रुपये लग रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज हो सकता है 80 रुपीज़ आ रही है, तो आपकी नेट फेयर वैल्यू में 80 माइनस होगा। तो आपकी नेट फेयर वैल्यू सपोज ऐसे फेयर वैल्यू थी आपकी, समझना बात को, 500 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 फॉर 2 ईयर्स, लेट्स से ये 80 आ रहा था तो 420 होगी। 1 साल बाद ये प्रेजेंट वैल्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से 91 हो गई, तो आपकी ये देखा जाए तो वैल्यू इफेक्टिवली क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। दिस विल कम टू 409। तो टेक्निकली स्पीकिंग 420 से 410 हो गया आपका क्या नेट फेयर वैल्यू 1 साल बाद। तो कैरिंग अबाउट और नेट फेयर वैल्यू विच इज लेस, अगर कैरिंग अबाउट ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक होएगा। तो आप सपोज कैरिंग अबाउट हमारा 600 था, तो आपने पहले साल 180 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया, फिर 11 और करता होगा, तो इंडेक्स कहता है 11 को इम्पेयरमेंट लॉस के दाब की बजाय इंटरेस्ट कॉस्ट के दाब से बुक करता, क्योंकि अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट के कारण। बस ये उसके ऊपर क्वेश्चन। इंडेक्स 2 का अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करना है तो आप कर लीजिएगा। नॉर्मल रूटीन जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे किया। बस इसमें बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि सैलरी ऑफ मशीन वर्कर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री के बिल्डिंग और इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल, ये सब ऐड होते हैं क्योंकि ये सब प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट। तो ये बात सोचता ही ऐड दी। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, व्हीकल यूज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ फैक्ट्री, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये भी जो टू दी एक्सटेंट ये फैक्ट्री से रिलेटेड है ये भी ऐड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स कुड बी ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। पर जो जनरल एडमिन ओवरहेड्स होते हैं वो कभी भी ऐड नहीं होते। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं होते, ये ऐड। इसमें क्वेश्चन में पूछा है किस किस को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी दी गई है। सारी प्रॉपर्टी में एक ही रूल ध्यान रख। ए, अगर आपका उद्देश्य अनडिफाइंड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कैपिटल अप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो कभी बोले अभी पता नहीं है तो लेके रख लिया है, बाद में शायद बिल्डिंग बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी अनडिफाइंड है। पर अभी खरीद लिया, श्योर है कि बिल्डिंग बनाएंगे फैक्ट्री की यहाँ पे, पर बनाना 3 साल बाद शुरू करेंगे, तो ये आज से पीपी है, क्योंकि आपका क्लियर है। कभी एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल यूज हो रहे हैं, तो सिंपल नियम है कि अगर आप बिल्डिंग को पार्ट बाय पार्ट सेल कर सकते हो तो जो पार्ट जिस पे यूज हो रहा है वैसे क्लासिफाई करो, नहीं तो पूरे को पीपी मानो अनलेस पीपी का यूज इनसिग्निफिकेंट। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई जगह दे रहे हो दोस्त, तो माना जाएगा ये बिजनेस यूज में है, तो वो पीपी का पार्ट मान। गेस्ट हाउस अपन अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, जो गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ कंपनी के, उसके लिए बना रहे हैं, तो वो पीपी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही आप एम्प्लॉय या गेस्ट से कुछ रेंट चार्ज करते हो या उनका एचआरए काटते हो। पर आप जनरल यूज के लिए बना रहे हो और उसमें एम्प्लॉय भी आके रुकते हो और आप सिर्फ रेंटल इनकम कमा रहे हो, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये जो मैंने बताया इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में बोला है 50-50 जॉइंट ऑपरेशन बनाया है सेपरेट लीगल एंटिटी में, जहाँ पे दोनों का 50% इंटरेस्ट टेक है। इसे जॉइंट ऑपरेशन मान के क्वेश्चन सॉल्व किया है, ना कि जॉइंट वेंचर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग से देख के लगता है, हालांकि सेपरेट लीगल एंटिटी में दोनों हो सकते हैं, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट ध्यान रखना, जॉइंट ऑपरेशन में कभी भी अगर ट्रांसफर होता है कोई भी एसेट का, तो अपन प्रॉफिट सिर्फ कितना बुक करते हैं जितना सामने वाले से अपन ने कमाया। यहाँ पर मैं पार्टनरशिप में हूँ, मैंने मेरी 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए में पार्टनरशिप को बेची और अपनी 50-50 पार्टनरशिप है, तो मुझे 2 रुपए का फायदा हुआ, पर वहाँ फर्म की कॉस्ट 2 रुपए से बढ़ गई, जिसमें से आधा तो मैंने ही दिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट 1 रुपए का ही हुआ, मैं एक का ही बुक। और अकॉर्डिंगली असेट भी सिर्फ आधी ही डी रिकग्नाइज होती है, तो मेरी 10 की असेट मैंने फर्म को 12 में बेच दी, तो आप समझो इफेक्टिवली फर्म में मेरा शेयर फिर असेट का 6 रुपए का है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो मेरी एसेट 50% ही डी रिकग्नाइज होगी। तो 10 की एसेट अगर आप जियो को बेचोगे तो आप आधी डी रिकग्नाइज करना, अगर आपका आधा शेयर है 5, और सेल प्राइस आप आधी मानना यानी 6, तो प्रॉफिट भी आधा बुक होगा 1। इस तरह से अकाउंटिंग करोगे, ऐसे क्वेश्चन ईजीली हो। चलिए, इंड एस 36 इम्पेयरमेंट का बेसिक क्वेश्चन है। आपको अलग अलग सीजू दिए गए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले सीजू में इंडिविजुअली कहीं इम्पेयरमेंट है तो चेक करके वो बुक कर दो, यहाँ पर है तो वो बुक कर दो।
वो बुक करने के बाद सबको कलेक्ट कर दो, गुडविल ऐड कर दो। अगर एनसीआई पीएसएनए पर है तो प्रो डेटा आप गुडविल को क्रॉस अप करके लॉस निकाल के एनसीआई वाला शेयर अलोकेट करके इग्नोर कर दो पेरेंट वाला बुक। इंडियाज 19 एम्प्लॉय बेनिफिट स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का, जिसमें एक तरफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, दूसरी तरफ प्लान एसेट। यहाँ पे हालांकि क्या हुआ है, तो कुछ सेटलमेंट, पास सर्विस कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसका क्या इफेक्ट होगा मैं आपको क्विकली वो समझा दें। क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले वहां से शुरू करते हैं। 1-2 में अरुणाचलम की बुक्स में कैसे अकाउंट फॉर करेंगे आपको बता। एक्चुरियल वैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 15 करोड़, तो ये ओपनिंग 15 करोड़। फेयर वैल्यू ऑफ असेट एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान 13 करोड़, ये ओपनिंग 13, ऐसे लिखते जाना। बेहतर होगा आप दोनों के अलग अलग पैरेलल बनाना, पर अलग अलग नॉमेनक्लेचर हेडिंग देना, तो आपको कंफर्ट रहेगा। 5% आपका यील्ड था, तो आप इस पर 5% रिटर्न बुक करोगे। इंटरेस्ट जो बुक करोगे ना, वो 5% 13 पर बुक करो। 31 मार्च 2002 कॉन्ट्रीब्यूशन 1.75 करोड़ हुए इनटू द प्लान एसेट, तो 1.75 ऐड होगी। और 1.05 के बेनिफिट पे किए, ध्यान करना है, इससे असेट भी कम होती है और लाइबिलिटी भी कम होती है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी पे करने में यूज हुआ होंगे। दोनों पेमेंट 31 मार्च 2002 ईयर एंड पे हुए हैं, तो इस पे ब्याज ना मिलेगा ना कटेगा। तो हमने एस्टिमेट किया करंट सर्विस कॉस्ट 1.55 है, तो करंट सर्विस कॉस्ट आपकी 1.55 करंट ईयर के डीबीओ को बढ़ाएगी। रूल अमेंड किए गए रेट्रोस्पेक्टिवली, जिससे 37.5 से बढ़ गई। पास सर्विस कॉस्ट है 37.5 से आप प्रोविजन बढ़ा। मार्च 2002 में शाहजलम वॉज इन नेगोशिएशन विद एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव फॉर रिडंडेंसीज, और इन्होंने इससे कुछ रिडंडेंसी करी, जिससे आपकी ऑब्लिगेशन 2 करोड़ से कम हो गई, तो -2 हो गया ऑब्लिगेशन। और पेमेंट 1.875 एम्प्लॉयज़ को किया, तो प्लान असेट्स 1.875 से कम हो गए। इसे कर्टेलमेंट बोलते। इंटरेस्ट आप यहाँ पे भी 5% से बुक कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो आपको क्लोजिंग वैल्यू फेयर वैल्यू दोनों की दे दी है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो मेजरमेंट गेन लॉस OCINR से ऊपर। ऐसा क्वेश्चन इंडियाज 19 का आ जाए, 90% इस तरह के ही आते हैं, बस ऐसा करना, श्योर शॉर्ट मार्क्स है तुम्हारा। चलिए, वॉल्यूम डिस्काउंट का क्वेश्चन है। पहले आपको लग रहा था कि वॉल्यूम डिस्काउंट नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन समझते ना आप, इतने यूनिट से ज़्यादा खरीद लिए तो सारे यूनिट पे 10 रुपये कम कर दूँ, 100 की बजाय 90 पे दे दूंगा, वो है। कुछ बेचे तो वॉल्यूम पार किया, नहीं तो 100 पे दिए। सेल 100 पे बुक करोगे अगर आपको लग रहा है क्रॉस थी, तभी लग रहा है अगर आपको कि ये क्रॉस कर देगा टोटल पीरियड में वॉल्यूम, तो आप जो आपको लग रहा है ना कि ये क्रॉस करेगा, तो इसकी प्राइस इफेक्टिवली क्या होगी, तो हमें लग रहा है 90 होगी, तो आप 90 पे ही सेल बुक करोगे और 10 रुपये क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखा। यहाँ पहली बार जब सेल किया था ना, तब नहीं लग रहा था कि वो क्रॉस करेगा, तो 100 पे बेचा, 100 पे सेल बुक। अगली जब उसने हमसे क्या किया, लॉट खरीदा, तो हमें लग रहा है कि यार ये क्रॉस कर जाएगा क्वांटिटी, तो अगली में भी क्रॉस की नहीं है, एस्टिमेट हुआ है क्रॉस करने का, तो उसने हमें क्या किया, पूरी प्राइस दी 100 रुपये, जबकि हमें लग रहा है उसको ओवरऑल 90 रुपीज़ बैठेगा वॉल्यूम डिस्काउंट के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 10 रुपये क्या करना पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी दिखाना है, प्लस पुराने में भी आपने जो इनकम ज़्यादा बुक कर दी है वो रिवर्स करना है, तो आपका रेवेन्यू कम से बुक हो जाएगा और एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी। एग्रीकल्चर रिलेटेड है, कोकोनट पाम की फेयर वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है। 2 लाख कोकोनट प्लांटेड पाम ट्रीज है। इन्होंने इसमें बोला है कि एक पाम ट्री से टोटल 80 नारियल निकलते हैं, जिसकी 30 रुपये रेवेन्यू है, और 5 गुना एनुअल रेवेन्यू का फेयर वैल्यू मानी जा सकती है। जब ऐसा दिया जाता है ना, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं, एक्सेप्ट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इन्होंने जिसको क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि भैया ये वाले प्लांट्स तो हम आपको इतने में नारियल दे देंगे, तो उस कारण से उनकी कीमत दूसरों से थोड़ी कम है। आपसे फेयर वैल्यू पूछी है, तो जिसकी आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो कि भैया ये पाम ट्री से जो कोकोनट्स निकलेंगे
उन्हें मैं आपको इतने में बेचूंगा, उसके हिसाब से मेरी फेयर वैल्यू इस पाम ट्री की इतनी आ रही है, प्लस बचे हुए जिनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए इनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतनी आ रही है। ये टोटल फेयर वैल्यू है जो नोट्स में डिस्क्लोज करने के काम आ सकती है। या नेट फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन भी होता है आपका इन एसेट्स का, तो वहाँ पे काम आ सकती है, अनलेस ये बेरर प्लान। 37 का इन्होंने 10 लिख दिया है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, जब भी रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो क्या रूल है, फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्रोविजन नहीं बनता, कमिटेड कॉस्ट रिडंडेंसी कॉस्ट की भाई ये एक्सेस है तो हमने बोल दिया इतने एक्सेस वर्कर है, ये पैसे ले और कर जाओ, मशीन एक्सेस है हमने बोल दिया इसको स्क्रैप करो, इम्पेयरमेंट लॉस ये बुक होता है। तो कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग करी है, रिडंडेंसी कॉस्ट आपको प्रोवाइड फॉर करना है, और क्योंकि ये एस्टिमेटेड है तो आप एस्टिमेट लोगे कब तक, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। तो आपकी 2 मिलियन थी, इसमें फिर लगा 8 लाख रुपए लगेगी रिट्रेन करने के लिए, तो रिट्रेनिंग फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो इसका प्रोविजन नहीं बनेगा, ठीक है, इसको भूल जाइए। फिर बाद में आपका एस्टिमेट चेंज हो गया 1.9 मिलियन, तो जिसमें रिट्रेनिंग कॉस्ट है 8.5, तो 8.5 नहीं होगा, बाकी रिट्रेनिंग जो आपकी रिडंडेंसी कॉस्ट है उसका प्रोविजन बनेगा। पीपी 8 मिलियन की है, रिकवरेबल 1.5, इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर। सप्लाई करना है 3 साल तक प्री डिटरमाइंड प्राइस, 6 लाख का कंपनसेशन देना पड़ेगा और एक्चुअल में 550 दिया, इन्होंने अज्यूम किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मई के बाद अप्रूव है, तो जो कंपनसेशन देना पड़ा वो आप अभी खर्चा बुक कर दो, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग में ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, उन सबका प्रोविजन बनता है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का प्रोविजन अभी नहीं बनेगा, जैसे ऐसे खर्चे होंगे वैसे होंगे। लीज होल्ड प्रमाइज में वापस से ये वही है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रोविजन बनाओगे, तो इसमें बोला गया इतना पैसा देना है और इतना सब लीज रेंट आएगा, तो जो देना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और जो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू नेट करके जो वैल्यू बन रही है उसका प्रोविजन अभी। पर इंडेस 116 में एक आ गया है कि भाई एक जगह है जिसके वाई के पास ओनरशिप है उस सोलर पावर स्टेशन की और टैक्स क्रेडिट उसे मिलेंगे, ये ओनरशिप रिलेटेड बेनिफिट, बाकी सारे यूज रिलेटेड बेनिफिट्स एक्स को मिलेंगे, तो सब्सटैंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स वेदर विल अक्रू टू एक्स, ऐसा पूछा है तो हम बोल सकते हैं हाँ अक्रू करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ये दोस्तों आपकी नवंबर 23 की आरटीपी। चले दोस्तों अब मई 2023 की आरटीपी डिस्कस करते हैं। नवंबर 23 की आरटीपी के कंपेरिजन में ये बहुत ही सिंपल आरटीपी है। इंडेस 110 से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है। हाई स्पीड टू व्हीलर बिजनेस में 30% बाइक्स पे पहले 5 लाख पे खरीदता है, फिर 25% 1 जनवरी को 5 लाख फेयर वैल्यू। तो सबसे पहले आप अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को रीमेजर करोगे, 25% 5 लाख पे, तो 30% पुराना वाला 6 लाख 1 लाख का गेट बुक हो जाएगा आपका, पीआरएल और ओसीआई जहाँ पे, और पीसी आपका हो जाएगा 5 + 6 11। आगे आपको फेयर वैल्यू कंसिडर कर दी है दैट आइडेंटिफाइबल एसेट की डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल पे, और इससे आपका गुडविल आ जाएगा। सुपर स्टार्ट आपकी एक ब्रांड है जो सामने वाले ने रिकॉग्नाइज नहीं की है पर हम कर सकते हैं, उसकी सेल्फ जनरेटेड थी, हमारे लिए परचेज थे, तो इसे आप फेयर वैल्यू 350 पे मेजर करेंगे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। ये पेरेंट के खुद के बैलेंसेज है, इसमें आप वो सारे ऐड कर दीजिए। उसके बेसिस पे पूछा है जनरेटरीज, क्वेश्चन पूछते बच्चे कई बार दरेशत देना चाहिए क्या, जनरेटरी पूछे तो लिख देना चाहिए बेटर पे, कई बार मार्क्स नहीं भी कटते, नहीं दिए दरेशत तो, पर इस पर कोई फिक्स पॉलिसी दी है इंस्टीट्यूट की, पेपर चेकिंग टफ करता हो तो इंस्टीट्यूट दरेशत के मार्क्स रख सकता है। इंडेक्स टू रिटेल सेल प्राइस मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री रिटेल सेलिंग प्राइस पे दी है, आपसे इससे कॉस्ट पूछेंगे तो कैसे निकालोगे, तो देखो सीधी सी बात है, आपके टोटल गुड्स की रिटेल सेलिंग प्राइस है 42,000 और टोटल की कॉस्ट है 25,750, तो सीधी सी बात है यूनिटरी मेथड लगा दो कि 23,000 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये आ जाए। हालांकि ये तब है जब वेटेड एवरेज में, अगर फीफो मेथड होता तो आप ये मानते माल जो बचा है वो करंट ईयर की परचेज में से बचा है, ओपनिंग नहीं बचा है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आप मानते हैं कि 19,534 की कॉस्ट है तो 23 की क्या होगी। क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको हमेशा क्या मानना चाहिए, वेटेड एवरेज में, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मानी जाएगी। इसके बेसिस पे आप बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल सेलिंग प्राइस तो आप निकाल लीजिएगा, ये परसेंटेज निकाल लो जो भी आ रहा है। कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंगली आ जाएगी आपको,
कॉस्ट ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर फॉर सेल ऑफ इन्वेंट्री, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। चलिए, नेट डिफर्ड, ओके, डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिमिलर नवंबर 23 में भी देखा था अपन। तो ये ओपनिंग हो जाएगा, ये करंट सर्विस कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग 2 साल के बनाने हैं आपको, तो जो डिफरेंस होगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वो करंट ईयर का आ जाएगा। एनीवेज, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी प्लस हो जाएगी। चेंज इन डेमोग्राफिक अजम्पशन एक्चुरियल लॉस है, ये OCINR से बुक होता है। फाइनेंशियल अजम्पशंस के चेंज हुए हैं, ये भी OCINR, ये सब मेजरमेंट गेन लॉस है। एक्सपीरियंस वेरिएंस भी सब मेजरमेंट, एक्चुरियल गेन लॉस बोलते हैं इसको, मेजरमेंट गेन लॉस OCINR। बेनिफिट आपने पे कर दिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इज इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन असेट्स में रिटर्न ऑन प्लान असेट्स क्लोजिंग वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म। 102 का क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है हमने 1000 एम्प्लॉयज़ को ऑप्शंस दिए हैं। 1 अप्रैल जिस दिन हमने ऑप्शन दिए तब लग रहा था 800 वेस्ट होंगे। ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अकाउंटिंग करते हो 31 मार्च को, उस दिन के एस्टिमेट देखना है। 31 मार्च 780 है तो पहले साल आप 780 पे ही प्रोविजन बनाओ। फेयर वैल्यू आपको 10 लग रही है, एम्प्लॉय को आप रुकवा रहे हो 3 साल तक, उस हिसाब से आप प्रोविजन बनाओ। फिर सेकेंड ईयर में रिवाइज हो गया तो 750, फेयर वैल्यू 10 है इंटू 2/3, ये टोटल क्लोजिंग प्रोविजन आएगा माइनस ओपनिंग करंट ईयर का, और थर्ड ईयर में 750। इंडेस 101 गुडविल से रिलेटेड है। कहानी पूरी पढ़ने की बजाय मैं आपको सुना देता हूँ, एक बार समझ लो। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया जब AS चलते थे। उस समय ज़रूरी नहीं था कि बी की सारी एसेट फेयर वैल्यू पे लाओ, तो जो कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था वही वैल्यू पर कंसोलिडेट कर दिया, या अमलगमेशन हो गया। बहुत ज़्यादा पैसा हमने दिया, क्यों? क्योंकि हमने जिस कंपनी को खरीदा उसके पास एक बहुत बड़ी इंटेंजिबल एसेट थी, लाइसेंस टू एक्सप्लोर ऑयल एंड गैस, और क्योंकि उसकी बुक्स में नहीं आ रहा था तो हम भी लेके नहीं आए, जिस कारण से हमारी गुडविल काफ़ी बड़ी हो गई। तो AS में हम गुडविल को अमोटाइज कर सकते थे, और हमने कहा भाई गुडविल मेजरली क्यों दी उस इंटेंजिबल एसेट के लिए, तो अमोटाइज भी कर रहे थे। किसमें? AS में, सही भी था। फिर आ गए हम इंड AS पे, अब हम चाहते हैं आगे भी गुडविल को अमोटाइज करते हैं। तो इसके लिए इंड AS में स्पेसिफिकली कहा है क्या कि सबसे पहले क्या आप पास बिजनेस कॉम्बिनेशन को रिस्टेट कर रहे हो, तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने यूज़ लिया है, और हमने ट्रांजिशन एग्जाम्पशन लिया, और 103 रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाया फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो गुडविल का कैरिंग अमाउंट या सारी एसेट का कैरिंग अमाउंट होता है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, वही हमारी इनिशियल वैल्यूज बन जाती है डेट ऑफ ट्रांजिशन की बैलेंस शीट पर। इसमें गुडविल के लिए 2 एक्सेप्शन है। पहला, एक तो गुडविल का इम्पेयरमेंट चेक करना अनिवार्य है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, और है तो बुक करना है। दूसरा, 101 कहता है कि अगर पास बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई इंटेंजिबल एसेट ऐसी है जो इंडेस में रिकॉर्ड हो सकती है पर AS में नहीं हुई है, तो आप उतनी इंटेंजिबल एसेट बुक कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली गुडविल आपकी उतनी कम कर सकते हो। तो इस केस में हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट सेपरेट बुक हो जाएगी, अकॉर्डिंगली उतने अमाउंट से गुडविल कम हो जाएगी, बचा हुआ गुडविल का कैरिंग अमाउंट आगे कंटिन्यू होगा। इसे आगे डिप्लीशन मेथड से मेजर नहीं कर पाएंगे, हर साल इम्पेयरमेंट चेक पे डालना पड़े। ये क्वेश्चन है, नए टाइप का, डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट। बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है जिसमें आपका खर्चा देखो 1-2 यहाँ खत्म हो जाएगा, सॉरी 2000, 2001, 1-2, और ये 2-3 ईयर है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, 3 साल में बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, और कहा है कि रिडीमेबल डिबेंचर जेनरिक बोरोइंग है जो 1 जुलाई 2001 को है। इसका मतलब देखा जाए तो कोई बोरोइंग नहीं थी, और कोई बोरोइंग नहीं है तो कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है। तो यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी? निल, क्योंकि बोरोइंग ही नहीं थी। फिर 50 करोड़ की हमने बोरोइंग 1 जुलाई को ली। अब आप देखो 1 जुलाई तक आप ऑलरेडी कितना खर्चा कर चुके हो, 20 + 5। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये 20 + 5 जो खर्चा हो चुका है इसकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? क्योंकि ये तो जनरल बोरोइंग से पहले बिल्कुल होगी। जेनरिक बोरोइंग में 1-to-1 कोरिलेशन नहीं देखते। तो आप क्या करना दोस्तों,
जो आपका 1-2 फाइनेंशियल ईयर है उसमें 25 करोड़ का खर्चे पे अब आपकी बोरिंग कॉस्ट 9 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज कर देना है। 9 महीने कौन से हो गए आपके, जिस दिन से आपने बोरिंग ली, 1 जुलाई 2001 से मार्च 2002। ये तो ईयर एंड पे ही हुई है, तो कुछ होगी नहीं। फिर 2-3 में क्या करना आप, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि इनका काम पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये 1 जुलाई 2001, इसमें बोल रहे हैं प्री बोरिंग एक्सपेंडिचर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्री बोरिंग है तो नहीं होगा। अपन अज्यूम करें 30 जून को काम कंप्लीट हो गया इसमें, तो 2-3 में 30 जून को क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है तो सिर्फ 3 मंथ्स की कैपिटलाइज होगी बोरिंग। इस पे कैपिटलाइज होगी 3 मंथ्स की, तो आप देखो आपका ओपनिंग कितना आ रहा था, 25 प्लस जो आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया है लास्ट ईयर वो पूरा, इस पे आप 3 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइजेशन की रेट क्या है, एक ही बोरिंग है तो 10%। इनफैक्ट ये 20 का भी खर्चा हो चुका है तो उस पर भी कैपिटलाइज होगा। तो अभी तक का आपका खर्चा कितना हो चुका है, पैसे निकाल सर। अभी तक का हमारा खर्चा हो चुका है 2025, कब, ओपनिंग 1 अप्रैल 2002 को, तो 45 प्लस इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज किया था, ये फिगर, ये कितना आएगा आपका 25 इंटू 9/12, 2.5 इंटू 75%, 1.87। तो इस पे भी कैपिटलाइज होगा क्योंकि बोरिंग कॉस्ट पे भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। इस पे 3 महीने के लिए 10% प्लस ये 30 जून है, ये तो लास्ट डे, तो इस पे 0 होगा। इतना बोरिंग कॉस्ट का कैपिटल। कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंस्टीट्यूट पूछ चुका है। 50 लाख रुपए का टोटल कंसिडरेशन है, जिसमें 10 लाख एसी लगाने के और 40 लाख काम कर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई होता है। और मैंने इसमें 6 लाख रुपए का काम किया है अदर देन एयर कंडीशनर खरीदने। आप क्या बोलना, 50 में से 10 तो एसी के हैं तो 40 दूसरे। अब आपने काम कितना कर दिया है, आपने काम कर दिया है, टोटल कॉस्ट आपकी 40 लाख है, ये आपका रेवेन्यू। कॉस्ट आपकी टोटल 40 लग रही है, जिसमें से 10 एसी की है तो अदर 30 है। आपने 30 में से इस साल कितनी इनकर कर दी, 6, तो परसेंट वर्क कंप्लीट 20% हो गया। तो रेवेन्यू क्या करना है, जो एसी आपने खरीदे उसका 10 बुक होएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सेलर के पास कंट्रोल आता है पहले, फिर वो बायर को कंट्रोल ट्रांसफर करता है। तो ये 10 रेवेन्यू इसका, और अदर में 20%, तो 40 आपका बाकी का रेवेन्यू, इसका 20%। टोटल 18 का रेवेन्यू बुक होएगा और 16 की कॉस्ट बुक होगी, 10 का एसी और 6 की अदर। चलिए, इंडिया 16 का क्वेश्चन है, नया प्लांट ब्रॉट इनटू यूज है, 1.5 करोड़, 20 साल की लाइफ। इसमें 10 लाख रुपए डीकमिशनिंग करनी है, 10% डिस्काउंटिंग रेट है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू लेना है, ऐड करना है। फिर बोल रहे हैं कुछ पीरियड बाद 13 लाख हो गया, तो फिर आपकी जो प्रोविजन फॉर डीएसआर आ रहा है, फिर आप उसको रीमेजर करोगे कि 13 लाख अगर है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, और जो डिफरेंस है उसे पीपी की कॉस्ट में ऐड करके प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिशिएट। 10 लाख की जीजी मिली है आपको, डिफरे एक्सपेंसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कॉस्ट 3 लाख रुपए 5 साल तक लगेगी। तो आप 2 लाख पर एनम फॉर 5 ईयर्स इनकम बुक कर। प्रेजेंट कैसे करोगे इसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इनकम यानी एसपीएल में 2 तरीके हैं, या तो अदर इनकम 2 लाख की और खर्चा 3 लाख, या खर्चा ही 1 लाख का। बैलेंस शीट बताने की जरूरत नहीं है। 116, कैसे अकाउंट करोगे अगर इंसेंटिव दे रही है एंटिटी वाई। कौन है वाई, लेसर। लेसर अगर इंसेंटिव देता है, और उससे क्यों दे रहा है इंसेंटिव, ताकि लेसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। पहले वाले केस में यही हुआ है, 6 लाख का इंसेंटिव दिया है, ये बोल के कि ये पैसे रखो, मैं तुम्हें अपनी जगह दे रहा हूँ, इसमें कलर पुताई ये सब कुछ नहीं है, तुम करा लो, ये सब तुम्हारी प्रॉपर्टी, जाते समय ले जाना। तो ये आपके लिए देखा जाए तो एक तरह से लीज रेंटल, आपकी जो कमाई है उसका डिडक्शन है। ये पैसा आपका एक तरह से लग गया, इससे रेंटल कम होंगे, तो इसे क्या किया जाएगा, डेफर्ड लीज रेंटल मानेंगे। लीज रेंटल इनकम से आप इसे सेट ऑफ कर, यानी आप ओवरऑल लीज रेंटल कम कर। पर आप लेसी को बोलते हो कि ये 6 लाख रुपए लगा और इस पे तू ये असेट बना दे, दीवार और ये सब बना दे, ये मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, तो फिर वो खर्चा आपका पीपी में ऐड होएगा। ये सिनेरियो 75% ऑफ वेरी रेलेवेंट बाय पेइंग कैश, .8, एनसीआई .2, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 1.1।
तो इस केस में आपको बोला गया है कि बार्गेन परचेज गेन कितना होगा फेयर वैल्यू मेथड से 0.10, पीएसएनए मेथड से तो पीएसएनए में आपकी एनसीआई 0.22 हो जाएगी और पीसी 0.80 हो जाएगा। तो आपका बार्गेन परचेज गेन थोड़ा सा कम हो जाएगा और इस मेथड में 0.1। हाँ, फिशरीज लिमिटेड फिशिकल्चर स्वीट वाटर्स में करती है। The fishing activity of fishery in such sweet water consists only of catching fishes. तो अगर आपका काम सिर्फ फिश कैच करके बेचना है तो 41 नहीं लगेगा, और अगर आप फिश को क्या करते हो, पॉन्ड्स में फिश फार्मिंग करते हो, ग्रो करते हो, तो इंडेस लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है ऐसे, क्या क्या फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी। बैंक ने 5 साल का लोन दिया है और ओवरड्राफ्ट दिया है, एंटिटी के लिए दोनों लाइबिलिटी है, बैंक के पे तो इंडेस लगते नहीं। ए के पास प्रेफरेंस शेयर है, बी के फाइनेंशियल एसेट, प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड मिलेगा पर वोटिंग राइट्स नहीं, ठीक है। तो बी के लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी इक्विटी दोनों हो सकती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है इनकम टैक्स का, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है। लॉ सूट है, ये प्रोविजन है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। स्पेसिफिकली इंडेस 37 में कवर होगा, इंडेस 32 में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया। 32 के रेफरेंस में आंसर देना है फाइनेंशियल एसेट। ईपीएस का अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर्स और इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों है, जिसका ये रिकंसिलिएशन। ऑर्डिनरी, ट्रेजरी और प्रेफरेंस। ट्रेजरी शेयर को आप ऐसा मान लो, इंडिया में अलाउड नहीं होते, बाहर होते हैं। शेयर बायबैक किए अपन ने पर कैंसिल नहीं किए, री इशू कर देंगे। हमारे लिए इफेक्टिवली देखा जाएगा कि 30 में से 5 लाख बायबैक हो गए, तो आप यही मानना कि कंपनी के 25 लाख के ही इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यूज आपके शेयर होल्डर के पास उतने ही है, बाकी कंपनी के पास आ चुका। बोनस इशू 5%, नो करस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्स, तो आप इसको शुरू से ही आउटस्टैंडिंग मान लेंगे, तो ये 125 हो जाएगा। तो आप 25 लाख प्लस 1.25 लाख, ये पूरे 12 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग मान। फिर रीपर्चेज हुआ 2 लाख फर्स्ट वे को, तो आप इसे 11 मंथ्स के लिए माइनस कर देना। और फिर कैश के लिए इशू हुए 4 लाख, तो ये आपके हो गए कितने, नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स के लिए ऐड कर। नेट प्रॉफिट दिया है 15 फरवरी को। अब ये नेट प्रॉफिट में आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड 1.2 डिक्लेयर हुआ है, 5 लाख पे 6 लाख रुपए डिक्लेयर हो गया, तो माइनस कर देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर टैक्स पर्पज के लिए डिडक्टेबल है। अच्छा, तो आप 6 लाख पे 30% माइनस कर दीजिएगा, उतना जो नेट अमाउंट 420 है उसका ऐड कर देना। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे खत्म हो रहा है, सिर्फ बेसिक ईपीएस दिखा चल जाए। अब इस पे 420 माइनस कर दो, और फिर चलिए इंडेस 8 का क्वेश्चन है। 10 का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है, मोर ऑफ 10। 3-4 में 2003 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के बाद एक लेटेंट डिफेक्ट नए प्रोडक्ट में डिस्कवर हुआ। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, जो पहले पता नहीं किया जा सकता था, विथ योर नेकेड आइज, हिडन। इसके कारण एंटिटी को 1 लाख रुपए की अनएंटिसिपेटेड कॉस्ट फॉर फुलफिलिंग वारंटी ऑब्लिगेशन फॉर प्रीवियस ईयर सेल लग गई। 20,000 रुपए लेटेंट डिफेक्ट को करेक्ट करने में लग गया, और 5,000 उन आइटम ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है जो 31 मार्च 2003 पर मौजूद थी, तो 15,000 नई इन्वेंट्री से रिलेटेड। डिफेक्टिव इन्वेंट्री को कॉस्ट 15,000 पे मेजर किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2-3 में, जब उसकी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड एस्टिमेटेड 18,000। Accounting estimate made in preparing 31st March 2003 financial statement were made appropriately with all information which could be obtained at the time of preparation. आप बताइए। तो दोस्तों अगर अप्रूवल के बाद आया है तो आप सिर्फ इसको डिस्क्लोज कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये कोई एरर नहीं है, इट इज ओनली अ चेंज इन एस्टिमेट। खत्म।
एपरेंट डिफेक्ट डिटेक्ट नहीं की होती, बाद में पता पड़ी होती तो एरर होती, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते अभी नहीं। कभी ऐसा बोल देते अप्रूवल बाद में हुआ है तो फिर ये फर्दर एविडेंसिंग इवेंट अगर है तो फिर हम एडजस्ट करेंगे, वो भी सिर्फ किसको, जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री है। तो 18,000 में लग रहा था बिकेगी, उसकी कॉस्ट थी 15,000, इसको बेचने में 5,000 का खर्चा और हो गया, तो इसकी एनआरवी 13,000 हो गई, तो इसे 13,000 पे ले आते, वो भी कब, जब अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पेंडिंग होता, अभी सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज। एक्स 10,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है, इसके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने अनक्लियर दिया है, जो अभी किया था 15th। कैश पेमेंट 40,000, 40,000 एंड 25,000 इमीडिएटली एंड 15,000 इन 2 years। तो आप क्या करो, 25 प्लस 15,000 का एन्युटी फैक्टर एट 6% फॉर 2 years, ये आपकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। इतने पे आप रिकॉर्ड कर देना, इस अमाउंट को फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखा देना, जिस पे अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट 2 साल तक होगा, एसीएम मेथड। टर्म लोन लिया बैंक से बिजनेस के लिए, पर्सनल गारंटी है उसमें एक डायरेक्टर की, अगर डिफॉल्ट किया कंपनी ने तो डायरेक्टर कंपनसेट करे। प्योर जो है डायरेक्टर ने गारंटी दी है बैंक को, जिससे बैंक से लोन सैंक्शन हो। कोई प्रीमियम पे नहीं किया है कंपनी ने, या फीस पे नहीं किया डायरेक्टर को गारंटी देने की। क्या एसीएल को फाइनेंशियल गारंटी जो रिसीव हुई है उसे अकाउंट फॉर करना है, या डिस्क्लोजर देना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग कब होती है दोस्तों, जब अपन फाइनेंशियल गारंटी देते हैं, यहाँ पे अपने को मिली है, मिली की कोई अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें मैंने कोई कंपनी खरीदी है जिसके पास 2 रेसिपी, आहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव एक्वायर्ड अ पर्टिकुलर कंपनी बाय एक्विनेशन, उसकी 2 रेसिपी है जो बहुत चलती, एक पेटेंटेड है, एक नहीं है। मैंने कंपनी एक्वायर की तो इंटेंजिबल एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, तो क्या ये दोनों रेसिपी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, या सिर्फ पेटेंटेड? तो जो पेटेंटेड है उसे तो आप कर ही सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअली वो रिकॉग्नाइज्ड है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड। जो पेटेंटेड नहीं है उसे भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो सेपरेबल है, आप उसे बिजनेस बेचे एंटिटी से अलग कर सकते हो, और दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट होता है तो एसेट बुक हो सकता है, तो दोनों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। 31 मार्च पे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, क्या क्या रिपोर्टिंग पीरियड पे आपको कंडेंस या कंप्लीट में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 सितंबर के प्रेजेंट करना होंगे, अगर आप क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रेजेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें नियम क्या है। बैलेंस शीट आप 30 सितंबर 2001 और 31 मार्च 2001 की, यानी लेटेस्ट एनुअल बैलेंस शीट और करंट डेट, ये 2 प्रेजेंट। पीआरएल में सबसे ज़्यादा आते हैं करंट क्वार्टर मतलब Q2 2001 का और Q2 2000 का, फिर ईयर टू डेट यानी अप्रैल टू सितंबर 2001 और अप्रैल टू सितंबर 2000, प्लस अगर आपकी एंटिटी का नॉन सीजनल बिजनेस है तो प्रीवियस 12 मंथ्स एंड प्रीवियस टू प्रीवियस 12 मंथ्स वो भी रिपोर्ट कर, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयर टू डेट होंगे, यानी अप्रैल से सितंबर 2001 और अप्रैल से सितंबर 2000। हाफ ईयरली होगा तो ये सेम होगा, ये सेम होगा, इसमें ये दोनों रिपोर्ट करने की जरूरत। 105 का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जनवरी कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स ऑफ डिविजन गिवन, गुडविल है, पीपी है जिसकी लाइफ 2 साल बाकी है, और इन्वेंट्री, सब मिला के 6.2 लाख के एसेट्स। एक्टिवली मार्केट किया, इंक्वायरी आई, 6.4 सेल से उम्मीदें मिलने की। एक जनवरी के बाद मार्केट कंडीशन इंप्रूव हो गई और 30 अप्रैल को 6.6 पे बेचने का ऑफर भी, और ये 7.2 हो रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसे 1 जनवरी 2001 पे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करोगे तो आप इसे कितने पे मेजर करोगे? इसका कैरिंग अमाउंट है 7.2 और इसकी नेट फेयर वैल्यू लेंगे अपन, वो कितनी दी हुई है आपको, 6.4। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, 0.80 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक,
लॉस किससे एडजस्ट होगा? तो गुडविल है तो पहले गुडविल से एडजस्ट होगा 1.2, गुडविल 0.80 से कम हो जाए तो बैलेंस आपका गुडविल का बचेगा 0.4। इसके बाद 30 अप्रैल को यानी नेक्स्ट ईयर में 6.6 पे हमने बेच दिया। तो यहाँ पे क्या होएगा दोस्तों, 30 अप्रैल को बेचने का ऑफर मिला है तो 31 मार्च पे एस्टिमेट चेंज होगा तो आप क्या कर सकते हो, आपकी 0.2 से आपकी नेट फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो आप इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हो, पर रिवर्स होगा तो यहाँ गुडविल पे रिवर्सल होगा जो अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 31 मार्च पे कोई रिवर्सल। डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देना, यानी ये लाइफ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए, ये कोई काम की, क्योंकि जिस दिन से हेल्ड फॉर सेल है डेप्री बंद हो जाता है। फिर बोला गया इन्वेंट्री डिवीजन की जो 1.6 की थी उसे 2.4 में बेच दिया और टोटल कॉस्ट 1.8 है, तो ठीक है। उससे डिस्क्लोजर क्या है, तो आपका जो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है या हेल्ड फॉर सेल ऑपरेशंस होते हैं उसमें आपका, अगर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो आपको इस साल के प्रॉफिट में बताना पड़ता है कि भाई कितना डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ, उसका ब्रेकअप देना पड़ता है नॉर्मल ऑपरेशन यानी इन्वेंट्री बेच के कितना हुआ है और पीपी वगैरह बेच के कितना हुआ है, तो उसकी स्प्लिट देना। छोटी सी आपकी आरटीपी थी दोस्तों, ये मई 23 की आपकी आरटीपी कंप्लीट। चलिए हम नवंबर 2022 की आरटीपी पर आ जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लोग क्या है, एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का क्वेश्चन है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। 1st April 2001, Neogen has granted 1,20,000 share option to its employees with vesting condition being service condition as 31st March 2002 और 2005, ये दो वेस्टिंग डेट है। हर ऑप्शन कन्वर्ट हो सकता है एक इक्विटी शेयर में। फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे 20 रुपये थी। Neogen is required to prepare financial statement in Ind AS for financial year ending 31st March 2004, तो उसकी ट्रांजिशन डेट 1st April 2002। अब आप समझिए, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन कहता है कि जो ऑलरेडी वेस्टेड ऑप्शंस हैं हिसाब के, जिसकी अकाउंटिंग एज पर एएस गाइडेंस नोट हुई है, वो पुरानी चलेगी। ऑप्शन है रेट्रोस्पेक्टिव करना है तो करो, नहीं तो नहीं। बट जो कंटिन्यूइंग है, जो अभी तक वेस्ट नहीं हुए हैं, उस पर आपको रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा। ये सब तभी जब आपने इसकी अकाउंटिंग एएस या गाइडेंस नोट में जो भी जैसी भी होती थी वैसी कर दी। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि शेयर बेस पे आप देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एंटिटी हैज एड बाय नॉट पासिंग एनी एंट्री फॉर अफोर्सर्ड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नियोजन ऑन द ग्रांट डेट। तो इसका मतलब दोस्तों ये तो एरर है, हेंस इस पे कोई फर्स्ट टाइम अडॉप्शन एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं, आपको तो रेट्रोस्पेक्टिव करना ही पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, तो ये 80,000 पे 20 रुपये के हिसाब से आप वेस्ट हो चुके हैं, तो एसबीपी रिजर्व बना देना, रिटेन्ड अर्निंग कम कर देना, और ये 40,000 आपके हैं, इस पे 20 रुपये के हिसाब से ओवर 4 ईयर्स आपको बुक करना है। तो एक साल का कितना हुआ होगा उतना प्रोविजन बना दो, और यहाँ पे एरर है तो आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसा है। इंड AS 116 का क्वेश्चन है, गुड डिसेंट क्वेश्चन विच इज़ फॉर मैन्युफैक्चरर। ये बेसिकली क्वेश्चन है एक मैन्युफैक्चरर लेसर का, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, जिसमें अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी। अगर आप मैन्युफैक्चरर डीलर हो और कोई लीज पर असेट देते हो, सेल करते हो, वो फाइनेंस लीज के नेचर की होती है, तो आप सेल बुक करते हो कितने की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स नॉट इंक्लूडिंग यूजीआरवी। यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू को कॉस्ट से कम किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस सोल्यूशन का एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर आपने सेल करने में कोई भी खर्चा किया है तो ये खर्चा नॉर्मली अपन लेसर लेसी को ही खर्चे करते हैं, तो लेसी एसेट की कॉस्ट में ऐड करता है और लेसर करता है तो उसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से चेंज होता है, पर मैन्युफैक्चरर लेसर के केस में पीओआरएल में डेबिट होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि आप मशीन बनाते हो, 1 अप्रैल 2001 की लीज है, 3 पेमेंट है 57,500 के, उसके बाद असेट वापस आ जाएगा, फेयर वैल्यू 150 है, सेलिंग प्राइस बराबर है, 1 लाख की कॉस्ट है और 2500 रुपये हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये पीओआरएल में डेबिट होगी। लाइफ 3 साल है, मशीन की रेसिडुअल वैल्यू 10,000 रुपये, ये यूजीआरवी है क्योंकि कस्टमर गारंटी नहीं कर रहा है लेसी, और ये चेंज नहीं हो रही। इम्प्लिसिट रेट 10.19% है,
ये ऑब्वियस सी बात है लेसर ने निकाला होगा। ये कौन सा रेट होगा जिससे 57,500 इंटू 3 प्लस 10,000 UGRV डिस्काउंट होके इक्वेट होके किसके बराबर आ रहे होंगे? 1,50,000 के बराबर। इसे फाइनेंस लीज माना है, तो आप बताइए लेसर इसे कैसे अकाउंट करेगा एंट्री में? तो आप ये ध्यान रखना दोस्त कि सेल 1,50,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग UGRV जो कि इतनी आ रही है, दोनों में जो भी कम है उस पर बुक होगी। तो इसका मतलब आपको सेल्स कितने पे बुक करना पड़ेगी? 142,530 पे। तो लेसी से अपन इतने ही पैसे लेंगे क्या? नहीं, लेसी से पूरे 1,50,000 लेंगे, विच इज़ 142,530 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV से भी लेसी डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि लेसी की जिम्मेदारी है कि हमें वो असेट देगा कब? 3 साल बाद, जिसकी 10,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो लेसी डेबिट बैलेंस आएगा वो कब जीरो होएगा? जब वो असेट हमें लौटा देगा। तो जो हमारा 7470 है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, उतने से भी लेसी डेबिट तो होगा। पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, उसे आपको कितने से डेबिट करना है? तो आप ये बोलोगे कि मेरी कॉस्ट 1,00,000 है, पर इसमें 7470 UGRV की प्रेजेंट वैल्यू है माइनस। क्यों? क्योंकि इसको मैंने बेचा ही नहीं है, ये मुझे वापस मिलने वाला है। तो इफेक्टिवली ये आपकी 92,530 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2500 लगी, वो डाल दीजिए। अब इस तरह से आपको एंट्री पास करना पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है इस केस में रेवेन्यू बुक होएगा, ये रेवेन्यू, और हमारी असेट कितने की चली जाएगी इन दिस पर्टिकुलर केस? तो हमारी बुक्स में जो भी असेट आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिया। तो हमारी इन्वेंट्री या जिस भी नाम से वो असेट आ रही होगी वो चली जाएगी। तो इस सेंस में आपको एंट्री पास करना पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आपको मैं एंट्री बताऊं यहाँ पर, एक बार देख लीजिए आप, 150 इससे मिल रहे हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू माइनस करने के बाद प्लस 2,500 वो जो हमने खर्चा किया है। 1,00,000 इन्वेंट्री चली गई और 142,530। तो यहाँ पे PRL में अगर अपन डालने की बात करेंगे, आई एम सॉरी, PRL में आप ट्रांसफ़र करने की बात करोगे तो कितना ट्रांसफ़र होगा? कॉस्ट ऑफ सेल दिस प्लस 2,500, ये 2,500 वाला, और आपकी बुक्स में जो इन्वेंट्री आ रही होगी 1,00,000 की, अब वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद से आप क्या करोगे? इसके ऊपर लीज अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे। इसकी वैल्यू 3 साल बाद 10,000 आएगी, उतने की आपको असेट वापस मिल जाएगी। यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस आप देखोगे तो वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वो 47,500 का आपका प्रॉफिट आएगा, विच इज़ नथिंग बट 50,000 माइनस 2,500 रुपये। आप इस 2,500 को अलग से अकाउंट फॉर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। इसको अलग कर दो आप, तो बहुत ईजीली समझ जाओगे आप। तो वो PRL में डेबिट हो जाएगा टू कैश 2,500। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एंकरेज एंटिटी टू एक्सपैंड ऑपरेशन इन डेवलपमेंट जोन, गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। 5,00,000 रुपए का लोन है 3 साल के लिए। तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए 5% से डिस्काउंट करके, सपोज वो 450 आती है, तो 50,000 रुपये आपकी GG है, जो किसके साथ? असेट जो मशीन खरीदने के लिए मिला है उसके डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट होगी, या मशीन की कॉस्ट के साथ एडजस्ट। तो भले ही इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है, पर आप इसे PRL में इन रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन डाल। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एज पर शेड्यूल 3। पर इंडेज में मटेरियल आइटम डिस्क्लोज करना है। क्या एक्सेप्शनल मटेरियल है? तो एक्सेप्शनल बेसिकली मीट्स द टेस्ट ऑफ साइज एंड इंसिडेंस इम्पैक्ट, और मटेरियल वो है जो मीट द टेस्ट ऑफ साइज। तो अगर वो मटेरियल भी है और उसका इंसिडेंस नॉन रेकरिंग है, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, कोई बड़ा कॉम्पनसेशन किसी एम्प्लॉय को देना पड़ गया, नेचुरल कैलामिटी से लॉस हो गया, तो इन सबको आप एक्सेप्शनल में दिखाओ। मटेरियल भी है और इम्पैक्टफुल भी है, नॉन रेकरिंग भी। पर कोई मटेरियल है पर ऐसा नहीं है नॉन रेकरिंग, तो उसे आप सिंपली क्या कर सकते हो? यू कैन शो इट इन द नोट्स एज मटेरियल आइटम अंडर इंड AS 1। एक्सेप्शनल आइटम को शेड्यूल 3 जाता है P&L के फेस पे दिखा। तो मटेरियल है और इम्पैक्टफुल है तो एक्सेप्शनल में दिखेगी P&L के फेस में। सिर्फ मटेरियल है अलग से बताना जरूरी है, एज पर इंड AS 1 तो सिर्फ नोट्स में दिखेगी, एक्सेप्शनल में नहीं दिखेगी। चलिए, इंड AS 12 का एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इस पर स्टार इसलिए नहीं लगाया कि इसके आंसर में इंस्टीट्यूट ने कुछ गलती करी थी डेफर्ड टैक्स के कंप्यूटेशन से रिलेटेड। मैं आपको क्विकली इंडिविजुअली समझा देता हूँ कैसे करना है इसको।
बाद में उसको करेक्ट भी करवा दिया था, आई थिंक अपडेटेड आरटीपी इंस्टीट्यूट ने फिर पब्लिश कर दिया। कोई खास बड़ा एरर नहीं है, जिस दैट आपको सबसे पहले पीआरएल में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दिया हुआ है 30%। अदर इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको 10% से कर देना। अदर एक्सपेंस नॉन डिडक्टेबल है तो इन सबको एड बैक करके करंट टैक्स निकाल लेना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा 8 करोड़ का हुआ है, जिसपे 200% का वेटेड एवरेज डिडक्शन है, तो ज़्यादा डिडक्शन मिलेगा पर कोई डिफर्ड टैक्स इफेक्ट नहीं आएगा। इन सबका देर इज़ नो डिफर्ड टैक्स। अदर इनकम तो इसका भी कोई डिफर्ड टैक्स इम्पैक्ट। एग्रीकल्चर इनकम में एग्जाम्प्ट है और 60 करोड़ हमने अर्न किए हैं जिसपे 20% टैक्स। किसी का कोई डिफर्ड टैक्स इम्पैक्ट नहीं है, करंट टैक्स में काम आ रहा है। ये एक चीज़ है जिसका डिफर्ड टैक्स इफेक्ट आएगा। तो आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है बुक्स में 30 और यहाँ पे चार्ज कर रहे हो आप 25। इसका मतलब 5 अकाउंट्स में ज़्यादा चार्ज हुआ है, उसके ऊपर आपको DTA बनाना। आगे बोला है CFO मल्टीप्लाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद इनकम टैक्स रेट, और उसने ये निकाल लिया जबकि एक्चुअल में ये आ रहा था। तो आपसे पूछा है रिकनसाइल करो, तो ये सब एड बैक करके रिकनसाइल कर देना। डिफर्ड टैक्स अलग होगा आपका, उसी में कुछ गलती करी हो। इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कौन से खर्चे बुक होते हैं? तो लॉजिक सिंपल सा है, अगर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो क्या ये खर्चा असेट बुक होता है या खर्चा, उसके हिसाब से आप डिसीजन। 3 क्वेश्चन पूछे इसमें। हमारी कंपनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस फंड में करती है जो एनुअल बेसिस पे खर्चा निकालते हैं। Q1 Q2 में ज़्यादा अमाउंट हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जबकि Q3 में थोड़े कम अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। खर्चा कैसे बुक होगा भाई? सीधी सी बात है। आप ये देखो, एम्प्लॉई का रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में साल भर का खर्चा आपका कितना आ रहा है? लेट्स से उसकी सैलरी के आधार पे आपका खर्चा 12 लाख का है। अब भले ही आप पहले क्वार्टर में 12 लाख जमा करो या आप 4 क्वार्टर में करो, खर्चा 12 लाख है तो हर क्वार्टर में 3-3 लाख बुक। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनमें से कितना सरकार के पास कब जमा कर, वो आपका पेमेंट है। तो इसके लिए कहा गया है कि भाई हम एवरेज इफेक्टिव एनुअल एक्सपेंस निकालेंगे और उसको फिर ओवर द 4 पीरियड SLM बेसिस पे में भी एलोकेट कर देंगे रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल पेमेंट। मेजर रिपेयर और रेनोवेशन किया है मैंने ऑफिस बिल्डिंग में, इसके लिए करना है, मुझे इंटेंशन है, और वेंडर से मैंने कोटेशन मंगाए, तो इसका कोई खर्चा अभी बुक नहीं होगा क्योंकि आपका ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी जब इच्छा है तब कर। 10% एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हिस्ट्री है बोनस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बना। तो जो क्वार्टरली प्रॉफिट है उसका 10% बना दो, क्योंकि हिस्ट्री है तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। साल के प्रॉफिट का प्रोविजन यानी कि हर क्वार्टर के प्रॉफिट का प्रोविजन का 10% का टोटल, तो हर क्वार्टर में बनाना पड़ेगा। कंपनी एप्पल बेवरेजेस बनाती है, इसलिए बहुत सारी एप्पल उसको लगती है, एप्पी। उसने 3 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है ओनर्स ऑफ एप्पल ऑर्चिड्स। कॉन्ट्रैक्ट 1 में जो ओनर है एप्पल ऑर्चिड का, वो एप्पल ट्री ग्रो करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ABC उसको फिक्स एनुअल रेंटल पे करेगा, वही कल्टीवेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा जैसा ABC बोलेगा। हाँ, ABC हार्वेस्ट कर लेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ABC एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है? नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हार्वेस्ट कर रहा है, वो मैनेज तो कर ही नहीं रहा है। दूसरे में बोल रहे हैं ABC ने ऑर्चिड ले लिया ओनर से और वहाँ पे उसने एप्पल ट्री रेस की, सब्सिक्वेंट हार्वेस्ट किया एप्पल का, इंश्योर किया कि एप्पल्स आर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ABC लिमिटेड। तो ABC खुद मैनेज कर रहा है, तो यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। चलो, ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि फेज़ 1 और 2 कंप्लीट हो जाएंगे पहले ही, और अलग अलग फेजेस के खर्चे दिए हुए। तो 1 और 2 कंप्लीट है, 3 और 4 कंप्लीट। आपको बोला आफ्टर सब्सटैंशियल पीरियड मिड ऑफ द करंट ईयर 1 और 2 कंप्लीट हो गए, तो कितना कैपिटलाइज करेंगे? तो सुनो, टोटल खर्चा तुम्हारा 15%, 200 तो 30 हो गया। तुम सबसे पहले 30 को अलोकेट कर देना इस रेशो में, 34, 64, 55 और 60, और इसका 50% और इसका 50% कैपिटलाइज कर देना, इन दोनों का 100% कैपिटलाइज। लॉजिक सीधा सा है कि ये स्पेसिफिक लोन है 4 असेट्स के लिए, ये जेनरिक लोन नहीं है। तो चारों में इनका प्रोपोर्टा अलोकेशन होगा, जितने पीरियड तक कैपिटलाइज करना अलाउड है उतने पीरियड तक कैपिटलाइज करेंगे।
कंटिजेंट कंसिडरेशन पेबल बिजनेस कॉम्बिनेशन में कैसे अकाउंट होगा? 100% इंटरेस्ट बी में एक्वायर किया 1 अप्रैल को, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है। अभी 10 लाख शेयर दे रहे हैं, फेस वैल्यू 10 के, तो ये तो 100 लाख हो ही गया। 2 लाख शेयर 1 साल बाद फिर इशू करेंगे अगर पीबीआईटी 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया। तो पहली बात ये कंटिजेंट कंसिडरेशन है, बट इट इज़ इन द नेचर ऑफ इक्विटी। आज बोला है इसकी फेयर वैल्यू 25 लाख रुपए है, तो आप 25 लाख को पीसी में ऐड करोगे और बाद में बोल रहे हैं कि पीबीआईटी एक्सीड हो गया तो आपको देना पड़ा, तो इसे रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एज इक्विटी क्लासिफाइड। और अगले क्वेश्चन में बोला है अगर नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं होते, चेंज होते तो क्या होता? तो फिर वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता, तो फिर उसको बाद में रीमेजर भी करते पेमेंट पे और वो पीआरएल से डेबिट। कंटिजेंट कंसिडरेशन अगर इक्विटी है तो रीमेजर नहीं होगा। जब भी आप इशू करोगे तो जितने पे आपने इनिशियली कंटिजेंट कंसिडरेशन इक्विटी का बुक किया था वो डेबिट कर देना और उतने के इक्विटी शेयर रिजर्व क्रेडिट। और लाइबिलिटी है तो ये हर बैलेंस शीट डेट पे रीमेजर होगा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे। गुडविल चेंज नहीं होगी बात के रीमेजर। ग्रेडेड वेस्टिंग का क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात बता देता हूँ इसमें। ग्रेडेड वेस्टिंग में नंबर 1 ये मानना कि तीनों अलग अलग स्कीम है। इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय को ग्रुप 1 20% शेयर ऑफर्ड, यानी कि 1 साल में इनको टोटल स्कीम का 20% शेयर मिल जाए। तो आपने सपोज 60 ऑप्शन दिए हैं तो इनको 12 मिल जाएंगे। इसे 24 ग्रुप 2 में जो 2 साल में मिलेंगे और 24 ग्रुप 3 में जो 3 साल में मिलेंगे। तो आप 3 अलग अलग स्कीम मानोगे, तीनों की फेयर वैल्यू अलग अलग आएगी। डी भी होगी, देखो ग्रुप 1 की इतनी है, 2 की इतनी है, 3 की। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप 1 में फर्स्ट ईयर एंड पे जो एम्प्लॉई है वो देखना। ग्रुप 2 में 2 साल तक खर्चा बुक होगा, पहले साल 1/2, दूसरे साल 2/2। 1/2 कितने एम्प्लॉय पे? जितने एम्प्लॉय अभी फर्स्ट ईयर एंड पर हैं माइनस जो सेकेंड ईयर में छोड़ के जाएंगे। थर्ड स्कीम में पहले साल जो खर्चा बुक होगा वो फर्स्ट ईयर एंड पे कितने एम्प्लॉय है माइनस सेकंड और थर्ड ईयर में कितने छोड़ के जाने वाले उतों पे बुक होगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना सबसे मुश्किल। दूसरा ध्यान रखना, तीनों स्कीम में पहले साल खर्चा बुक होगा, इसलिए सबसे ज्यादा खर्चा पहले साल आता है और सबसे कम आखिरी साल में। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और अदर है तो कैसे क्लासीफाई करो? तो बैंक, एफआई और अदर्स, इनके लिए ऑपरेटिंग है, पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग है, पेड है तो इनके लिए फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जेवी एसोसिएट दोनों के लिए इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड है तो दोनों के लिए फाइनेंसिंग है। फाइनेंस चार्ज पेड लीज में दोनों के लिए फाइनेंसिंग है। आउटस्टैंडिंग फाइनेंस लाइबिलिटी के लिए रिडक्शन किया है अपन ने, दोनों के लिए फाइनेंसिंग। वेंडर को ब्याज पे किया, फिक्स एसेट डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे लिया था तो ब्याज फाइनेंसिंग है। प्रिंसिपल पेमेंट किया, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, दोनों के लिए इन्वेस्टिंग है। कस्टमर से लेट पेमेंट पे पैसा मिला, ऑपरेटिंग है। सप्लायर को लेट पेमेंट के लिए पैसा, दोनों के लिए ऑपरेटिंग है। टैक्स क्योंकि कहीं नहीं क्लासीफाई होता, ऑपरेटिंग में जाता है तो ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है। यानी कि सिर्फ शुरू के 2 अलग अलग है, बाकी सब बैंक और अदर सब के लिए से। एंटिटी के पास एक इंटेंजिबल एसेट है विच इज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। 15 साल की उसकी लीगल लाइफ है, 12 लाख रुपए कॉस्ट है। थर्ड पार्टी 5 साल बाद परचेज करने को तैयार है 60% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ 12 लाख। और एंटिटी की इच्छा भी है 5 साल में बेचने की। लाइफ 15 साल मान रहे हैं, गलत है। हमें लीगल लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ लेनी है, 5 इयर्स लेना है। और आप रेसिडियल वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हो, तो आपका चार्ज गलत है। 20 रिसॉर्ट है, कोई भी रिसॉर्ट में अगर रुकता है तो उसे हम पॉइंट देते हैं 100 रुपये पर एक पॉइंट की कीमत है 5%, 100% एक्सरसाइज होगा। तो जब 10,000 रुपये की सेल बुक होगी तो आप ये मानोगे कि आपने अभी 100 रुपये की सेवाएं दी है और 1 पॉइंट यानी 5 रुपये की सेवाएं देना बाकी। तो आप रेवेन्यू इतना ही बुक करेंगे और बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हो जाए, जो भी आता है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2000 है। 1 जून 2000 को कंपनी ने डिवीजन बी को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया। कॉस्ट मॉडल था तो उसका पहले कैसे क्लासिफिकेशन होगा 1 जून से पहले? तो डिप्रिशिएट होगा 1 जून तक खत्म। उसके बाद से उसकी कैरिंग अमाउंट और नेटवेयर वैल्यू विच
37 का क्वेश्चन। हैवी इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, 90 इक्विपमेंट का ऑर्डर आया है, 190 लाख। 64 इक्विपमेंट वॉज सप्लाइड और बैलेंस आपके कितने 26 बच गए टू बी सप्लाई। 5 बने हुए पड़े हैं इन्वेंट्री में और अब लग रहा है ओनर से, तो एनआरवी को हमने इन्वेंट्री की वैल्यू के लिए लिया। तो अब आप देखिए 26 आपको बनाना है, उसमें से 5 पड़े हैं, 21 बचे। मैनेजमेंट बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फाइनेंस चार्ज, R&D, सेल्स ओवरहेड, हेडक्वार्टर एक्सपेंडिचर, ये सब पीरियड कॉस्ट है, इसलिए इसे कंसिडर नहीं करिए। सही है। जनरल एडमिन ओवरहेड यानी कि आप कंस्ट्रक्शन करो या सॉरी आप मैन्युफैक्चरिंग करो या नहीं, ये कॉस्ट लगेगी, तो ये इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आएगी, तो सही किया। इन्होंने बोला हमने कॉस्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल ओवरहेड लिए, ये सब सही है, इसलिए प्रोविजन हमने इन्हीं का बनाया। तो हमने बोला हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, 9 डिफरेंशियल है, 21 पे इतना प्रोविजन बना। क्या कंपनी का प्रोविजन सही है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एक रिटेलर कंपनी ने गुड्स इंपोर्ट किए 1,30,000 के, 20,000 रुपये नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, जोड़ दो। 10,000 रुपये रिफंडेबल टैक्सेस पे किए, ऑब्वियस सी बात है ये नहीं जुड़ेंगे, रिफंडेबल है। 5,000 ट्रांसपोर्ट किए गुड्स को अपने रिटेल आउटलेट तक लाने के, तो अगर आप पोर्ट से अपने आउटलेट पे लाने का खर्चा कर रहे हो तो ये ऐड होगा, पर ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स ऐड नहीं होंगे। तो यही पूछा है कि सेलिंग एक्सपेंस में क्या होगा और इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आएगी, तो कॉस्ट आएगी 155। 20,000 रिस्टोरिंग ऑफ साइट है जहाँ पे पीपी लोकेटेड है, इससे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और रिस्टोरिंग मैन्युफैक्चरिंग के कारण हो रही है, तो यू विल नॉट ऐड टू कॉस्ट ऑफ पीपी, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है ये, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो सकता है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईपीएस निकालने का अच्छा क्वेश्चन है। इंड इज 33 ईपीएस। आपको बोला है डाइल्यूटेड ईपीएस आपको कंपनी पी का निकालना है, ग्रुप का। तो ये कैसे निकलता है? इसके लिए पहले आप डाइल्यूटेड ईपीएस पी का निकालो और डाइल्यूटेड ईपीएस एस का निकालो, फिर पी के डाइल्यूटेड ईपीएस में पी के पास जितने भी ऑर्डिनरी और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं इसके, उस पे आप डाइल्यूटेड ईपीएस मल्टीप्लाई कर दो, इसका एस का। तो देखो एस के 10,000 शेयर है, 1,000 आउटस्टैंडिंग है, इसमें से पी के पास 9,000 और 500, एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपये और मार्केट वैल्यू 50। तो देखो ये 1,000 ऑप्शन में से डाइल्यूटिव सिर्फ कितने मानेंगे? तो ऑप्शन में क्या होता है, जितने पैसे आपको मिल रहे हैं वो डाइल्यूशन का कारण नहीं है, जिसका पैसा नहीं मिल रहा है वो डाइल्यूशन का कारण है, तो सिर्फ 200 ही डाइल्यूटिव। इसमें से हमारे पास यूं समझ लो 100 है, 500, प्रॉफिट 30,000 है। तो बेसिक ईपीएस क्या हो जाएगा एस का? 30,000 अपॉन 10,000 3, और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या हो जाएगा? 30,000 अपॉन 10,200, 2.9 अभी। कलर चेंज पी 5,000 शेयर है, सब्सिडरी से जो भी कुछ मिला है उसे छोड़ के उसके 7,000 के प्रॉफिट। ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डाइल्यूटिव है पी के लेवल कंसोलिडेटेड। तो अब आपका पी का जो ईपीएस है बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों, 7,000 अपॉन 5,000, 1.40 जो भी है। अब आपसे डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा है तो आप सीधे ऐसे निकाल लो पी का डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे आएगा। तो देखो पी का खुद का ईपीएस आ रहा था, न्यूमरेटर 7,000, डिनोमिनेटर 5,000, कुछ नहीं करना है, बस सब्सिडरी से भी कमा रहे हो तुम, तो सब्सिडरी का डाइल्यूटेड ईपीएस कितना है 2.94 इनटू सब्सिडरी के कितने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तुम्हारे पास और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 9,000 प्लस वो 500 को 100 ही लेना है क्योंकि डाइल्यूटिव नेचर के। 2.94 इंटू 90, 100,
प्लस 7,000 डिवाइडेड बाय 5, 6.75 टाइप्स। ये इस तरह से कैलकुलेट कर। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री 5 लाख का लोन है, 5% ब्याज है। एम्प्लॉय ने डिफिकल्टी के कारण बोला एक्सटेंड कर दो और लग रहा है 2.5 लाख ही देगा, तो फाइनेंशियल एसेट है, तो सीधी सी बात है फाइनेंशियल एसेट में एक्सटेंशन होता है, तो आप रिवाइज टर्म्स में अब आपको लग रहा है 2.5 ही मिलेगा, तो आप 2.5 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और जो आपका कैरिंग अमाउंट है डिफरेंट को इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दो। उसमें आपने कोई डेफर्ड एम्प्लॉय एनएफटी एक्सपेंस बुक किया है तो पहले उससे एडजस्ट कर दो, बचा हुआ प्योर सिंपल है, डायरेक्ट है, देख ली। 2 स्टोरी बिल्डिंग है, फ्लोर 1 इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एडमिन के लिए लिया है, पीपी खत्म, वही पूछा। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर के हैं। कुछ अंडर अक्रूवल हो गया था फर्स्ट क्वार्टर में, अंडर अक्रूवल मटीरियल है इंटरिम में, पर इमटीरियल है एनुअल में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपन मटीरियलिटी किसके हिसाब से देखेंगे, इंटरिम के हिसाब से, सीधी सी बात है भाई। सीए ने बोला 2,000 की स्टाइपेंड है तेरी, 500 रुपये कम दिए, ऐसे भी तो सीए बन जाएगा, तो 500 की क्या वक्त है। हमने बोला अभी बने नहीं है ना, अभी जो है उसके हिसाब से, तो अभी जो बना रहे हैं इंटरिम उसके हिसाब से मटीरियलिटी दे। तो ये अपने पास 3 आरटीपीज हो जाती है, अपन 3 पे फोकस कर लेते दोस्तों। दिस इज टेकन 1.5 आवर्स ऑलमोस्ट, लेस देन दैट। आप इस पे फोकस कर लीजिए, आई थिंक इससे आपकी 3 आरटीपीज फटाफट मस्त कवर हो गई। यूज़फुल रहा नहीं रहा, क्या इनपुट्स हैं आपके, और इसी के साथ ये सेशन खत्म। आपके फीडबैक दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एफआर, और फोड़ के आइएगा सारे पेपर में। एफआर ऑडिट के लिए मेरी तरफ से कुछ अतिरिक्त शुभकामनाएं, और आपको मेरी बेस्ट विशेस, not just for these 2 papers but all the papers. For these 2 papers there's any need help which you seek from me, I'll be more than happy to assist. शानदार करके आइएगा, keep your cool, just remember only one thing, every mark counts. कोशिश करना 175 मिनट्स में पूरे पेपर को सॉल्व करना। रिव्यू हर पेपर में 2 मिनट कम से कम देना, पूरे पेपर को एक बार रिव्यू करने के लिए। डेफिनेटली आपके 2 से 10 मार्क ओवरऑल आपके सीए फाइनल के एग्जाम में अगर आप रिव्यू पे समय दोगे तो बढ़े। ऑल द बेस्ट, डू वेल।